और जयंतिया पर असम, क्लेम करना कचार भी और छोड़ देती जयंतिया। और मणिपुर को एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह रिकॉग्नाइज कर लेती। इसके अलावा ब्रिटिशर्स के साथ कमर्शियल ट्रीटी करने के लिए भी बर्मा तैयार हो जाता है और कैपिटल आबा में ब्रिटिश रेजिडेंट को एक्सेप्ट करती है। साथ ही कैलकाटा में बर्मीज ऑनबॉय भी पोस्ट किया जाता है। इस वॉर ने ब्रिटिश इंडिया के फाइनेंसेस को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। लगभग 13 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग इस वॉर पर खर्च हुए थे और करीब 15,000 सोल्जर्स की इस पूरे कैंपेन के दौरान डेथ हो गई थी, जिसमें मेजॉरिटी इंडियन ट्रूप्स की ही थी। इस तरह ब्रिटिशर्स के इंपीरियलिस्ट एम्स को पूरा करने के लिए इंडियन रेवेन्यू और ह्यूमन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया गया। ठीक है। इसके बाद 1852 में एक और एंग्लो बर्मा वॉर होती है। 1852 में ना, सेकेंड बर्मा वॉर 1852। बर्मा के साथ ब्रिटिशर्स का सेकेंड वॉर कमर्शियल नीड और लॉर्ड डलहौजी की इंपीरियलिस्ट पॉलिसी की वजह से होता है। ब्रिटिश मर्चेंट्स अपर बर्मा के टिम्बर रिसोर्सेज चाहते थे, साथ ही बर्मीज मार्केट में और ज्यादा पेनिट्रेट करना चाहते थे। 1852 में लॉर्ड डलहौजी ट्रीटी ऑफ यांडाबो से रिलेटेड कुछ माइनर इश्यूज को रिजॉल्व करने के बहाने कॉमोडोर जॉर्ज लैम्बर्ट को बर्मा भेजते। बर्मीज तुरंत ही इन्हें कंसेशंस दे देते, लेकिन फिर भी लैम्बर्ट रंगून के पोर्ट को ब्लॉक कर देते और बर्मीज किंग पेगन के रॉयल शिप को भी सीज कर लेते। इस तरह वो बर्मा को नेवल कॉन्फ्रंटेशन के लिए प्रोवोक करते और सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर की शुरुआत हो जाती है। ब्रिटिशर्स को बर्मा की तरफ से इंटेंस गोरिल्ला रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। लॉर्ड डलहौजी इस समय बर्मा को एनेक्स नहीं करना चाहते थे। दिसंबर 1852 में किंग पेगन को इन्फॉर्म किया जाता है कि अब से पेगू कंपनी डोमिनियन का पार्ट होगा, जो कि बर्मा का आखिरी कोस्टल प्रोविंस था। अरे भाई थोड़ा बारिश। 1853 को 28 जनवरी प्रोक्लेमेशन इशू कर दी जाती है। इस तरह सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर बिना किसी ट्रीटी के एंड हो जाता है। इसके बाद 1885 में एक बार फिर से बर्मा के साथ कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। थर्ड बर्मा वॉर 1885। थर्ड एंग्लो बर्मा वॉर 1880s के दौरान बर्मा और फ्रांस के बीच बढ़ती नजदीकियां ब्रिटिशर्स के लिए कंसर्न बन जाती है। 1885 में फ्रेंच कॉन्सल एमहास बर्मीज गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करने के लिए मैंडेले आते हैं और बर्मा में एक फ्रेंच बैंक और मैंडेले से ब्रिटिश बर्मा के नॉर्दर्न बॉर्डर तक रेल लिंक के कंस्ट्रक्शन बात करते हैं। ब्रिटिशर्स यहाँ अपनी डिप्लोमेटिक पावर्स का यूज करते हैं और फ्रेंच गवर्नमेंट को बर्मा से हास को रिकॉल करने के लिए कन्विंस कर लेते हैं। सही है। इस बार तो फ्रेंच बर्मा से वापस चले जाते हैं। अच्छा। लेकिन इस तरह के इवेंट्स ब्रिटिशर्स को बर्मा के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए कन्विंस कर देते हैं। अब उन्हें बस एक मौके की तलाश थी, जो जल्द ही उन्हें मिल जाता है। बर्मा में काम कर रही एक ब्रिटिश टिम्बर कंपनी बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन पर बर्मीज कोर्ट फाइन लगा देती है, क्योंकि इन्होंने बर्मीज टी के एक्सट्रैक्शन को अंडर रिपोर्ट किया था और अपने एम्प्लॉइज को भी पे नहीं किया था। बर्मीज ऑफिशियल्स कंपनी के टिम्बर को सीज कर लेते हैं। अच्छा। लेकिन कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट क्लेम करती है कि ये चार्जेस गलत हैं और बर्मीज कोर्ट्स करप्ट हैं। ब्रिटिशर्स बर्मीज गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि इस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए वो ब्रिटिश अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर को एक्सेप्ट कर लें और जब बर्मीज ऐसा करने से मना कर देते हैं, तब 12 अक्टूबर 1885 को ब्रिटिश गवर्नमेंट एक अल्टीमेटम इशू करती है, जिसमें कहा जाता है कि बर्मीज मैंडेले में एक नया ब्रिटिश रेजिडेंट एक्सेप्ट करें और उसके अराइवल तक कंपनी पर लगा कोई भी लीगल एक्शन या फाइन सस्पेंड किया जाए। साथ ही बर्मा अपने फॉरेन रिलेशंस ब्रिटिश कंट्रोल में दे दे। इसके अलावा नॉर्दर्न बर्मा और चाइना के बीच ट्रेड के विकास के लिए ब्रिटिशर्स को कमर्शियल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करें। इस अल्टीमेटम को एक्सेप्ट करने से बर्मा की रियल इंडिपेंडेंस खत्म हो जाती है, इसलिए बर्मीज गवर्नमेंट इसे मानने से मना कर देती है, जिसके बाद थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर की शुरुआत हो जाती है। नवंबर में ही मैंडेले पर ब्रिटिशर्स का कब्जा हो जाता है और बर्मा के किंग सरेंडर कर देते हैं। 1 जनवरी 1886 को बर्मा को फॉर्मली ब्रिटिश इंडिया में एनेक्स कर लिया जाता है। एनेक्सेशन के कुछ समय बाद ही पूरे बर्मा में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक गुरिल्ला अपराइजिंग शुरू हो जाती है, जो 1896 तक चलती रहती है और फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यहाँ नेशनलिस्ट मूवमेंट शुरू होता है। बर्मा के नेशनलिस्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ हाथ मिला लेते हैं।
इस लिंक को कमजोर करने के लिए 1935 में बर्मा को इंडिया से सेपरेट कर दिया जाता है। ओंग सांग की लीडरशिप में बर्मीज नेशनलिस्ट मूवमेंट और ज्यादा तीव्र होता है और फाइनली 4 जनवरी 1948 को बर्मा को इंडिपेंडेंस मिलती है। अच्छा। अब बात करते हैं तिब्बत के साथ ब्रिटिश रिलेशंस की। एंग्लो टिबेटन रिलेशंस। तिब्बत में थियोक्रेटिक रूल हुआ करता था। इसे बुद्धिस्ट मंक्स या लामाज रूल कर रहे थे और चाइना की सिर्फ नॉमिनल सुजरेनिटी इस पर थी। ब्रिटिशर्स ने काफी कोशिश की थी तिब्बत के साथ फ्रेंडली और कमर्शियल रिलेशंस स्थापित करने की, लेकिन कर्जन के आने तक उन्हें इसमें कोई सफलता नहीं मिली थी। वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन के समय लासा में रशियन इन्फ्लुएंस बढ़ता ही जा रहा था। तिब्बत में रशियन आर्म्स और एम्यूनिशन आने की रिपोर्ट आ रही थी, जो कर्जन के लिए चिंता की बात थी। इसलिए वो कर्नल यंग हस्बैंड के नेतृत्व में एक गोरखा कंटिंजेंट को तिब्बत के साथ अग्रीमेंट करने के लिए भेज देते हैं। तिब्बतन्स नेगोशिएट करने से इनकार कर देते हैं और नॉन वायलेंट तरीके से विरोध शुरू करते हैं। यंग हस्बैंड अगस्त 1904 में लासा पहुंच जाते हैं। उस समय के दलाई लामा लासा छोड़कर भाग जाने पर मजबूर होते हैं और यंग हस्बैंड तिब्बतन ऑफिशियल्स के साथ फोर्सफुली ट्रीटी साइन करते हैं, जिसे ट्रीटी ऑफ लासा कहा जाता है। इसके अनुसार तिब्बत को 75 लाख रुपए की इंडेमनिटी पे करने के लिए कहा जाता है। पेमेंट की सिक्योरिटी के रूप में 75 साल तक चुम्बी वैली को ब्रिटिशर्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इसके साथ ही यातुंग, ग्यानसे और गारतोक में ट्रेड मार्ट्स ओपन करने के लिए भी कहा जाता है। इसके अलावा तिब्बत रेलवेज रोड या टेलीग्राफ के लिए किसी भी फॉरेन स्टेट को कोई कंसेशन नहीं दे सकता था। सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन को तिब्बत के फॉरेन अफेयर्स में कुछ कंट्रोल दिया जाता है। कर्जन की इस पॉलिसी की वजह से तिब्बत में सभी रशियन स्कीम्स को काउंटरएक्ट कर लिया जाता है। नॉर्थ के बाद अब नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर की तरफ चलते हैं और डिस्कस करते हैं एंग्लो अफगान रिलेशंस को। एंग्लो अफगान रिलेशंस। दोस्तों, 19th सेंचुरी की शुरुआत में पर्शिया में रशियन इन्फ्लुएंस काफी बढ़ने लगता है और 1828 में हुई ट्रीटी ऑफ तुर्कोमांचाई के बाद ब्रिटिशर्स को लगता है कि रशिया उनके इंडियन एम्पायर पर अटैक प्लान कर रहा है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट के पासेस से इंडिया में इजीली एंटर किया जा सकता था। इसलिए अफगानिस्तान में एक फ्रेंडली रूलर की जरूरत महसूस की जाती है जो ब्रिटिश कंट्रोल में रहे। इसी इंटेंशन से एंग्लो अफगान रिलेशंस गाइड होती है। फॉरवर्ड पॉलिसी ऑफ ऑकलैंड। 1836 में लॉर्ड ऑकलैंड इंडिया के गवर्नर जनरल बनते हैं और ये फॉरवर्ड पॉलिसी की बात करते हैं। इसका मतलब था कि कंपनी खुद से इनिशिएटिव लेगी ब्रिटिश इंडिया की बाउंड्री को प्रोबेबल रशियन अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए। इस ऑब्जेक्टिव को 2 तरीके से पूरा किया जा सकता था, या तो नेबरिंग कंट्रीज के साथ ट्रीटी करके या फिर उन्हें पूरी तरह एनेक्स करके। अफगानिस्तान के अमीर दोस्त मोहम्मद ब्रिटिशर्स के साथ फ्रेंडशिप तो करना चाहते थे, लेकिन इस शर्त पर कि ब्रिटिश सिख से पेशावर को रिकवर करने में उनकी हेल्प करें। ब्रिटिशर्स इस कंडीशन को नहीं मानते। ऐसे में दोस्त मोहम्मद रशिया और पर्शिया से हेल्प लेने जाते हैं। तब 1838 में ब्रिटिशर्स ट्राइपार्टाइट ट्रीटी साइन करते हैं। सिख लीडर रंजीत सिंह और 1809 में अफगान थ्रोन से डिपोज्ड हुए शाह शुजा के साथ। शाह शुजा तब से लुधियाना में ब्रिटिश पेंशनर बन के रह रहे हैं। इस ट्रीटी में डिसाइड होता है कि सिख्स की मिलिट्री हेल्प के जरिए शाह शुजा को वापस अफगानिस्तान के थ्रोन पर बैठाया जाएगा, जिसके बाद शाह शुजा फॉरेन अफेयर्स सिख्स और ब्रिटिशर्स की एडवाइस के अनुसार कंडक्ट करेंगे। साथ ही वो सिंध के अमीर्स पर अपने सॉवरेन राइट्स भी छोड़ देंगे और रिवर इंडस के राइट बैंक पर लोकेटेड अफगान टेरिटरीज पर महाराजा रणजीत सिंह के क्लेम को एक्सेप्ट कर लेंगे।